नमस्कार, मैं राजा रवि एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब बात हम भारत के इतिहास की करते हैं तो हमारे सामने न जाने कितने ही किस्से निकलकर सामने आते हैं। आखिर कौन सी वजह रही थी कि मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस के भीतर ही एक नई पार्टी बनानी पड़ी? आखिर कौन सी वजह रही थी कि अंबेडकर की वजह से महात्मा गांधी को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा? और आखिर ऐसे क्या घटनाक्रम रहे थे, ऐसी क्या वजह रही थी कि गरीबों और मजदूरों की मांगों को कांग्रेस बहुत बाद तक मानने में हिचकिचाती रही? ऐसे न जाने कितने ही सवाल हैं जिसके उत्तर ढूंढने की कोशिश हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से करेंगे। हम लोग 10वीं के इतिहास का तीसरा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। इसका पहला वीडियो आप सबों के बीच आ चुका है और आज दूसरे वीडियो में हम उसके आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही अन्य ऐसे कई पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं जो कि 10वीं के सिलेबस में दिया गया है। हम आज की चर्चा शुरू करते हैं चौरी चौरा कांड से। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और जगह जगह पुलिस और लोगों के बीच हिंसक टकराव हो रहे थे। इसी बीच गोरखपुर का एक जगह चौरी चौरा आता है जहां पर कि फरवरी 1922 में पुलिस और लोगों के बीच बहुत ही हिंसात्मक टकराव हुआ। एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई और कई सारे पुलिसकर्मी उस थाने के भीतर जिंदा जलकर मर गए। महात्मा गांधी इस पूरे घटना से बहुत ज्यादा आहत हुए और फरवरी 1922 में ही उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब कांग्रेस में इसकी क्या प्रतिक्रियाएं हुई यह जानना भी बहुत आवश्यक है। पूरे कांग्रेस में कहीं ना कहीं अधिकतर नेता ऐसे थे जो इन सारी बातों से बहुत हताश, बहुत निराश हो चुके थे। उसमें भी मतांतर काफी ज्यादा था, कई लोगों की अलग अलग राय थी। कुछ लोगों का मानना था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का, उसके तहत जो चुनाव के प्रावधान किए गए हैं हमें उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि हमें प्रांतीय परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहिए और उस चुनाव में रहते हुए उस अधिकार के साथ खुद को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजी शासन के खिलाफ, ब्रिटिश पावर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। ऐसे ही लोग थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। इन लोगों ने स्वराज पार्टी नाम से एक नई पार्टी बना डाली कांग्रेस के भीतर, जिनका मकसद था कि हम लोग प्रांतीय परिषद का चुनाव और बेहतर तरीके से लड़ सके। लेकिन वहीं और जो दूसरा गुट था, जो युवाओं का गुट था, जो कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों का मानना था कि उग्र जन आंदोलन के द्वारा ही हम लोग पूरी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के बाद पूरा कांग्रेस दो गुटों में बट चुका था। 20 के दशक में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसने कि भारत की राजनीति को एक बार फिर से बदल कर रख दिया। अगर हम इन बदलावों की चर्चा करें तो उनके पीछे मुख्य रूप से दो कारण निकलकर सामने आते हैं। पहली वजह थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। उस समय पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से चौपट हो चुकी थी और यही वजह थी कि जो कृषि के उत्पाद थे, जो किसान जिन चीजों का उत्पादन करते थे, उसके दाम घटने शुरू हो गए और अंततः बिल्कुल धराशायी हो गए। ऐसे में एक समय ऐसा भी आया जब किसान के उत्पाद कोई खरीद नहीं रहे थे, किसानों का आय का स्रोत बिल्कुल बंद हो गया और किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। इसके अलावा एक और जो बड़ा घटनाक्रम है, जो और बड़ा फैसला था, जिसकी वजह से पूरे भारत की राजनीति फिर से सरगर्मी पर चढ़ गई थी, वो था साइमन कमीशन। ब्रिटेन में नई टोरी सरकार आई थी, उसने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक साइमन कमीशन का गठन किया। इसका उद्देश्य था कि वो भारत आए और यहाँ के संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करें और इसके बारे में ब्रिटेन की सरकार को कुछ सुझाव दें। लेकिन भारत में इसका बहुत विरोध हुआ। विरोध की वजह यह थी कि इस पूरे कमीशन में, इस पूरे आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे। इस पूरे आयोग में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को शामिल किया गया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और साइमन कमीशन गो बैक के नारों के साथ साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया गया। साइमन कमीशन का विरोध बढ़ता ही जा रहा था और इसको खत्म करने के लिए जो उस समय के वायसराय थे, लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में डोमिनियन स्टेटस का ऐलान कर दिया। डोमिनियन स्टेटस के तहत ब्रिटिश राज के भीतर ही संवैधानिक रूप प्रदान किया जाना था और इरविन ने यह भी कहा कि जल्दी एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें कि एक नया संविधान बनाया जाएगा। लेकिन यह सब एक सही निर्णय नहीं था, एक स्पष्ट निर्णय नहीं था। न ही इसकी कोई समय सीमा बताई गई और न ही कोई सही तरीके से इसका प्रारूप लोगों के सामने रखा गया। आप ऐसे भी इस बात को समझ सकते हैं कि इरविन के द्वारा किया गया यह ऐलान बिल्कुल ही विद्रोहियों को भ्रमित करने के लिए था, उन्हें भगावे में रखने के लिए था।
जैसा कि हर बार होता आया था, फिर से कांग्रेस में दो खेमे बढ़ चुके थे। एक था तेज तर्रार आक्रामक खेवा, जो कि लगातार आंदोलन के पक्षधर थे। वो लोग पूरी स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज चाहते थे, यानी कि सरकार भी उनकी हो, देश भी उनका और संविधान भी उनका ही हो। लेकिन एक दूसरा खेमा और था, जो कि उदारवादी और मध्य मार्गी नेता थे। इन लोगों का यह मानना था कि हम लोग ब्रिटिश के भीतर के जो संविधान बनेगा उसी को लेकर हम लोग खुश हैं। लेकिन जो भी उदारवादी मध्य मार्गी नेता थे, जो यह चाहते थे कि ब्रिटिश के भीतर एक संविधान बने और वो लोग उसी में खुश रहे, ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध किया गया। अंत में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो तेज तर्रार युवा नेता थे, उनकी बात मानी गई और दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था और यह इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में पूर्ण स्वराज का निर्णय लिया गया। पूर्ण स्वराज का निर्णय यानी कि जब तक हमें पूरी आजादी नहीं मिल जाती तब तक हमें अंग्रेजों से लड़ते रहना है। इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1931 को, जी हाँ, जो लाहौर का अधिवेशन था उसमें यह भी निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1931 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और उस दिन इस बात की शपथ लेंगे कि हमें पूर्ण स्वराज के लिए, अपनी पूरी आजादी के लिए आगे तक लड़ते रहना है। ऐसे प्रयास भी किए गए, लेकिन यह प्रयास बहुत हद तक सफल नहीं हुआ। बहुत लोगों का जुड़ाव इस पूरे घटनाक्रम से नहीं हो सका और महात्मा गांधी एक बार फिर से यह सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसे कौन से कदम उठाया जाए ताकि रोजमर्रा की जिंदगी से हम स्वतंत्रता को जोड़ सके और सब लोग देश की आजादी के लिए प्रयासशील हो सके। अब महात्मा गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि किस तरह वे सभी लोगों को एकजुट करें ताकि सभी लोग एक साथ आगे बढ़े और देश की आजादी को अपनी आजादी समझकर अपने हक की लड़ाई लड़ना शुरू करें। इस बीच उन्होंने इरविन के नाम एक खत लिखा 31 जनवरी 1930 को, जिसमें कि उन्होंने अलग अलग वर्गों के लिए 11 मांगों का उल्लेख किया था। यानी कि अमीर से लेकर गरीब तक और किसान से लेकर के व्यापारी वर्ग तक के सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसे 11 डिमांड्स, 11 मांग की लिस्ट तैयार की और ऐसा उन्होंने इरविन को दिया। इन 11 मांगों में जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो सबसे महत्वपूर्ण था, वह था नमक कर, यानी कि सॉल्ट टैक्स। यदि आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि वह एक ऐसा दौर था जबकि नमक पर भी टैक्स लगता था। इसके लिए एक पूरा कानून था, यानी कि आप खुद से नमक नहीं बना सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह कानूनन जुर्म था। इट वॉज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो महात्मा गांधी ने एक यह भी मांग रखी थी कि जो सॉल्ट टैक्स है, जो नमक के ऊपर टैक्स है, इसको खत्म किया जाए ताकि लोग इसको खुद से बना सके और इसका प्रयोग खुलकर कर सके, इसके व्यापार पर अलग से कोई टैक्स नहीं लगे। अब चूंकि जब बात हम नमक की करते हैं तो नमक अमीरी, गरीबी, व्यापार या फिर उद्योग से काफी अलग चीज है। नमक एक ऐसा चीज था जिसका जुड़ाव अमीर से लेकर गरीब तक था और सभी लोग इसका प्रयोग करते थे और यही वजह है कि नमक यानी कि सॉल्ट भारत की आजादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा हथियार बना। महात्मा गांधी ने 11 मार्च का अल्टीमेटम दिया कि आप 11 मार्च तक अगर हमारी इन 11 मांगों को नहीं मानते हैं तो हम आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इरविन अपने पूरे घमंड में चूर था, वह रत्ती सा नहीं झुका और यही वजह थी कि महात्मा गांधी को नमक यात्रा, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, वह शुरू करना पड़ा। दांडी मार्च भारत के स्वतंत्रता संग्राम का, आजादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा अध्याय है। आप सबों को पता होगा कि साबरमती में गांधी जी का आश्रम था, वो दांडी के लिए पैदल ही निकल गए। यह 240 किलोमीटर का सफर था और इस पूरे काम में उन्हें 24 दिन लगे। उनके साथ उनके विश्वस्त 78 वॉलंटियर्स, 78 स्वयंसेवक थे और साथ ही वे जहां कहीं रुकते वहां पर वो बड़ी बड़ी सभाएं करते थे और उन सभाओं में हजारों की भीड़ आया करते थे। वो लोगों को समझाते कि स्वराज से हमारा क्या मतलब है, हमें अपनी आजादी के लिए क्यों लड़ना चाहिए। वह लोगों को यह भी समझाते कि हमें सरकार की शांतिपूर्वक अवज्ञा करनी है, यानी कि सरकार के जो ऐसे कानून हैं जो हमारे हक के खिलाफ है, हमें उन कानूनों को नहीं मानना है। और अंततः पूरे 24 दिन की यात्रा के बाद महात्मा गांधी साबरमती से पैदल ही दांडी पहुंचते हैं। आखिरकार 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं और वहां पर समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू कर देते हैं। दिखने में यह पूरी घटना बहुत साधारण लग रही है, बहुत छोटी लग रही है, लेकिन इसने जिस बड़े आंदोलन की शुरुआत की वह इतिहास में आज भी जीवित है। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत इसी दांडी आगमन और उनके नमक बनाने से शुरू हो चुकी थी
आगे हम देखेंगे कि इस पूरे आंदोलन का पूरे देश में कैसा प्रभाव रहा और लोगों से इसको कैसे प्रतिक्रियाएं मिली। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो चुका था और लोगों ने इसको कैसे आगे बढ़ाया यह जानना बहुत जरूरी है। लोग जगह जगह नमक कानून का उल्लंघन करने लग गए थे। कई जगह नमक के फैक्ट्रियों पर हमला किया गया। कई सारे शराब की जो दुकानें थी उसकी पिकेटिंग की गई। एक बार फिर से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। गांव में कई कर्मचारियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए। कई लोगों ने लगान चुकाने से मना कर दिया। कई लोग चौकीदारी का टैक्स देने से मना कर चुके थे और साथ ही जो जंगल के एरिया थे, जो फॉरेस्ट एरियाज थे, वहां पर लोगों ने वन कानून को तोड़ दिया और जब उन्हें जंगल में जाने की मनाही का कानून बना हुआ था उसके बावजूद वो लोग जंगल में जाते हैं और सरकार को खुलकर चुनौती देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जो ब्रिटिश हुकूमत थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, वह इस आंदोलन से परेशान हो चुकी थी, घबरा चुकी थी और आखिरकार उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। कांग्रेस के कई नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। फलस्वरूप कई जगह टकराव और भी बढ़ता चला गया। इस बीच जब 1930 में अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी होती है तो कई लोग उग्र रूप से सड़क पर उतर गए। इस हिंसक टकराव में गोलीबारी होती है और कई लोगों की जान भी जाती है। इसके बाद जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो एक बार फिर से यह पूरा आंदोलन भड़क उठा और कम से कम 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सब के बाद आखिरकार गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। जब आंदोलन वापस लिया जा चुका था तो इसके बाद इरविन और गांधी जी में एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को हुए इस समझौते को गांधी इरविन समझौते के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत गांधी जी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो चुके थे, राजी हो चुके थे। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस ने इसका पहले ही बहिष्कार कर दिया था। दूसरे सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन जाते हैं। दिसंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गांधी जी लंदन जाते हैं, लेकिन वहां पर वार्ता बीच में ही टूट जाती है और उस गोलमेज सम्मेलन का कोई ठोस परिणाम निकलकर सामने नहीं आता है। जब गांधी जी वापस भारत आते हैं तो इस बात को देखकर बहुत दुखी होते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर अंग्रेजों का अत्याचार शुरू हो चुका है, यानी कि भारत में एक बार पुनः अत्याचार शुरू हो चुके थे। जब वे यहाँ आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान को पहले ही जेल में डाला जा चुका है और जो कांग्रेस पूरी पार्टी थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इन सब के बीच महात्मा गांधी काफी दुखी होते हैं और वे इस सारे असमंजस की स्थिति में होते हुए भी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने का निर्णय लेते हैं। करीबन साल भर यह आंदोलन जैसे तैसे चला, लेकिन आखिरकार 1934 के आते आते इस आंदोलन की गति भी मंद पड़ने लग गई और यूं कह लीजिए कि पूरी तरह ठप हो चुकी थी। असहयोग आंदोलन की तरह ही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया। लोगों ने स्वराज के अपने अलग अलग अर्थ निकाले, उनके लिए उनकी मांगे भी एक दूसरे से अलग थी और आंदोलन में उनकी भागीदारी भी बिल्कुल अलग तरीके से थी। हम लोग एक एक करके यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। इसमें सबसे पहला उदाहरण हम लेंगे किसानों का, और वो भी वैसे किसान जो अमीर थे, जो संपन्न किसान समुदाय थे, जैसे कि गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय। ये लोग संपन्न किसानों की गिनती में आते थे। जब इनके समस्याओं की हम बात करते हैं तो उस समय आर्थिक मंदी की वजह से व्यावसायिक फसल के दाम गिरते जा रहे थे। अब चूंकि फसल की कीमत गिरती जा रही थी तो किसानों को अपने फसलों को बेचने के बाद सिर्फ और सिर्फ घाटा उठाना पड़ रहा था। उनका फायदा लगातार गिरता चला गया। अब जब किसानों को फायदा नहीं हो, उनको उसके फसल के लिए सही कीमत नहीं मिले, तो वे लोग लगान यानी कि टैक्स चुका पाने में बिल्कुल सक्षम नहीं थे। और ऐसे किसानों के लिए, जो संपन्न बड़े किसान थे, उनके लिए स्वराज का मतलब था कि उन्हें लगान से मुक्ति मिल जाए। और यही वजह थी कि जब उन्होंने महात्मा गांधी के इस आंदोलन के बारे में सुना तो उन लोगों ने इस पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1931 में महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था, और जब यह आंदोलन वापस लिया गया था तो लगान में कोई कटौती नहीं की गई। बिना लगान घटाए ही वह आंदोलन वापस हो गया। और यही कारण था कि जब 1932 में दोबारा यह आंदोलन शुरू हुआ तो ऐसे सभी किसान समुदायों ने इस आंदोलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अब अगला जो उदाहरण हम लोग लेंगे वो एग्जाम्पल है गरीब किसानों का।
गरीब किसान लगान से तो परेशान थे, लेकिन साथ ही साथ इनकी एक और परेशानी थी, और वो परेशानी थी जमीन का किराया। ये लोग पट्टेदार के रूप में खेती करते थे, यानी कि इनके पास अपना जमीन नहीं था। ये लोग बड़े किसानों से या जमींदार से भाड़े पर जमीन लेते थे और उसमें अपनी खेती किया करते थे। तो इनकी ये मांग थी कि लगान तो खत्म किया ही जाए, साथ ही साथ जो ऐसे किराए हैं, जो भाड़ा उन्हें जमीन का देना पड़ रहा है, उनसे उन्हें माफ किया जाए, क्योंकि फसल नहीं बिक रही है तो उनके पास पैसे भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को इस बात का डर था कि यदि वे गरीब किसानों की इस मांग को मान लेते हैं तो उन्हें जमींदारों से और बड़े किसानों से समर्थन मिलना बंद हो जाएगा। और यही वजह थी कि गरीब किसानों से कांग्रेस की दूरी लगातार बढ़ती चली गई। और यही एक बड़ा वजह था कि जो समाजवादियों का आंदोलन था, जो कम्युनिस्टों का आंदोलन था, जो रेडिकल यानी कि उग्र आंदोलन था, ऐसे जो गरीब किसान थे, उनका झुकाव इन सब की ओर होता चला गया और उनकी सहभागिता जो समाजवादियों और कम्युनिस्टों के द्वारा चलाए गए रेडिकल आंदोलन थे, उसकी ओर बढ़ता चला गया। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो व्यवसायी वर्ग थे, उसके ऊपर इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा और इसके लिए उन लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, इसके प्रति व्यवसायियों की क्या प्रतिक्रियाएं थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में इन लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिला, क्योंकि उस समय व्यापार इनका काफी अच्छा फला फूला, काफी ज्यादा बढ़ा और इनके पास काफी ज्यादा पैसा जमा हो चुका था। लेकिन फिर भी जो औपनिवेशिक नीतियां थी, इससे व्यवसाय में काफी रुकावट आती थी। औपनिवेशिक नीतियों का मतलब वैसे नीतियां, वैसे कानून, वैसे नियम जो कि अंग्रेजों ने भारतीय व्यापारियों के लिए बनाया था। और जाहिर सी बात है, ऐसे कानून से भारतीयों को सिर्फ और सिर्फ हानि ही हो रही थी। लेकिन इस बीच दो ऐसे संगठन ही बनाए गए व्यवसायियों के बीच, जो कि आगे चलकर काफी मशहूर भी हुए और इनकी वजह से व्यवसायियों में काफी एकता भी आई। उसमें से एक था 1920 में बना भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस, यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। और इसके अलावा एक दूसरा संगठन बनाया गया 1927 में, फिक्की। इसका नाम शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, जिसे कि हम लोग अंग्रेजी में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं, जिसे कि शॉर्ट में हम लोग फिक्की लिखते हैं। इसके अलावा जो व्यवसायी वर्ग थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन को काफी अच्छा समर्थन दिया। जीडी बिड़ला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बिड़ला जी के साथ साथ पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने भी इस पूरे आंदोलन में भरपूर मदद की। उन्होंने विदेशी नीतियों का विरोध किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। जहां कहीं व्यापार में विदेशी वस्तु इन्वॉल्व थे, वे लोग वैसा व्यापार करना बंद कर चुके थे। जो नीतियां, जो नियम अंग्रेज बनाए थे, उन्होंने उसका भी विरोध किया। और साथ ही बस इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने इस पूरे आंदोलन में महज न समर्थन दिया, बल्कि उन्होंने इस आंदोलन में आर्थिक सहायता भी दी। यानी कि इस पूरे आंदोलन को चलाने के लिए जो कुछ खर्च हो रहे थे, इसमें भी इन व्यवसायियों ने, इन व्यापारियों ने दिल खोल कर मदद की। इन व्यवसायियों के लिए स्वराज का अर्थ था उन्हें व्यापार और उद्योग करने में पूरी आजादी मिले। उन्हें इस बात का कोई डायरेक्शन नहीं मिले, कहीं से कोई ऐसे कठोर नियम का सामना नहीं करना पड़े जिससे कि उनका व्यवसाय खराब हो, जिससे उनके व्यवहार में बाधा आए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे उनका उत्साह भी मंद पड़ गया और आखिरकार आंदोलन में उनकी भागीदारी घटती चली गई। इसके 3 प्रमुख वजह रही थी जिस वजह से व्यवसायियों ने आंदोलन में अपना इंटरेस्ट दिखाना, दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। पहली वजह थी कि गोलमेज सम्मेलन वो पूरी तरह असफल हो चुका था। व्यापारियों को इस गोलमेज सम्मेलन से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन चूंकि यह पूरा सम्मेलन असफल रहा तो व्यवसायियों का मन यहाँ से बहुत टूटा। उसके अलावा वे लोग लंबे अशांति की आशंका से भी घबरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यदि हालात ऐसे ही चलते रहे तो बहुत लंबे टाइम तक डिस्टर्बेंस आ जाएगा, सब कुछ अशांति का माहौल बन जाएगा और ऐसे माहौल में व्यापार कभी भी फल फूल नहीं सकता। और इन सब के अलावा जो कांग्रेस के युवा नेता थे, उन सब में समाजवाद का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था। ये सब व्यापारी कहीं ना कहीं उन सब चीजों से भी डरे हुए थे। और यही सब कुछ वजह रहे कि व्यवसायियों ने और व्यापारियों ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू में बहुत ज्यादा मदद पहुंचाई, इसका खुलकर समर्थन किया, लेकिन धीरे धीरे उनका पूरा उत्साह मंद पड़ गया। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग है, यानी कि जो मजदूर लोग थे, उन्होंने इस पूरे आंदोलन को कैसे लिया, वहां से उसकी कैसे प्रतिक्रियाएं आई। जब हम बात पूरे भारतवर्ष की करते हैं तो सिर्फ नागपुर में ही लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाकी देश में कहीं भी मजदूरों की वैसी सहभागिता देखने को नहीं मिलती है। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि कांग्रेस से मजदूरों की दूरी रही थी।
अगर इसके कारण को हम पड़ताल करें तो हमें समझ आता है कि चूंकि कांग्रेस उद्योगपतियों के करीब थे, वे लोग लगातार ऐसे व्यापारियों के करीब चले जा रहे थे, ऐसे व्यवसायियों से उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी और इसी के परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा था कि जो मजदूर थे वे लगातार कांग्रेस से दूर होते चले जा रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ मजदूरों का समर्थन इस पूरे आंदोलन को और कांग्रेस को प्राप्त होता है। यदि हम मजदूरों के समर्थन की बात करें तो उनके समर्थन की भी अपनी कुछ वजह थी। उन्हें कम वेतन और खराब कार्य स्थिति में काम करना पड़ रहा था, यानी कि उन्हें पैसे बहुत कम मिल रहे थे और जहां उन्हें काम करना पड़ता था वहां के हालात भी काफी अच्छे नहीं थे। तो ऐसे मजदूरों ने गांधी जी के विचार को अपने इस्तेलाह से जोड़ लिया और जो उनका गुस्सा कम वेतन और खराब कार्य स्थिति के लिए था, ये गुस्सा उन्होंने इस पूरे आंदोलन के जरिए सरकार के सामने रखा। इसके अलावा जो 3 और बड़े उदाहरणों की हम चर्चा करें कि मजदूरों ने कैसे इस पूरे सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना साथ दिया, इसका 3 उदाहरण हमारे सामने है। 1930 में जो रेलवे के कामगार थे वे हड़ताल पर चले गए। 1932 में जो गोदी कामगार थे वे हड़ताल पर चले गए और उसके अलावा 1930 में ही नागपुर के जो टिन के कारखाने थे वहां भी मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर इस पूरे सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। लेकिन इन सब के बाद भी कांग्रेस हमेशा मजदूरों के मांगों को अपने भीतर समाहित करने में या मजदूरों के साथ अपनी दिलचस्पी दिखाने में हिचकिचाती रही, क्योंकि कांग्रेस को हमेशा लगता रहा यदि वे मजदूर के करीब आते हैं तो उद्योगपति से वे दूर हट जाएंगे। इन सब के बीच यह जानना भी बहुत जरूरी है कि महिलाओं ने इस पूरे आंदोलन को कैसे लिया और इस आंदोलन में उन लोगों की कैसी भागीदारी रही। जब बात हम उनकी सक्रियता की करते हैं तो लगातार ही वे लोग आंदोलन में सक्रिय रही थी। वे लोग भी महात्मा गांधी को सुनने के लिए अपने घर से बाहर आते थे। नमक का कानून उन लोगों ने भी तोड़ा और यहाँ तक कि वे लोग कई बार जेल भी गई। शराब की दुकानों की पिकेटिंग में महिलाओं ने की थी और उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम यह जरूर कह सकते हैं कि उनकी सार्वजनिक भूमिका में इजाफा हुआ, लेकिन उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन अब तक नहीं हो पाया था। इसका मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र थे वहां पर उन सबों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे सभी जगहों पर उनकी उपस्थिति बढ़ रही थी, लेकिन इन सब से जो उनकी स्थिति थी, जो उनके हालात थे, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हम इसकी वजह की बात करें तो इसमें गांधी जी ने जो कर्तव्य बताया था औरतों का, यह एक बड़ी वजह थी। गांधी जी का मानना था कि जो औरतें हैं वो चूल्हा चौका संभालें, बाल बच्चों को देखें और घर परिवार चलाएं, यही औरतों का असली कर्तव्य है। और यही वजह रही थी कि बहुत बाद तक भी जो कांग्रेस है उसमें संगठन के भीतर औरतों को कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला और हमेशा ही वे लोग यह चाहते थे कि औरतों की सिर्फ और सिर्फ प्रतीकात्मक उपस्थिति रहे। इसका मतलब कि हमें बस यह दिखाना है कि हमारे आंदोलनों में तो औरत है, लेकिन वे लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो संगठन है उसमें कोई भी महत्वपूर्ण पद किसी औरत को दिया जाए। महात्मा गांधी अपने आंदोलनों के माध्यम से जो उनके स्वराज की अवधारणा थी वो सब लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। काफी हद तक उन्हें इस बात में सफलता भी मिली, लेकिन कई वर्ग अभी भी ऐसे थे जो उनकी इस अवधारणा से बिल्कुल अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहे थे, या फिर यूं कहिए कि इन पूरे आंदोलन में या उनकी धारणाओं में ऐसे समूहों की हिस्सेदारी काफी कम थी। वे लोग इसमें भाग नहीं के बराबर ले रहे थे। ऐसा एक वर्ग था और वह समूह था अछूतों का। अछूत यानी कि अनटचेबल्स, नीची जाति के लोग और ऐसे लोग जिन्हें समाज के बाकी लोग छूना भी पाप समझते थे। 1930 के बाद उन्होंने खुद को दलित या उत्पीड़ित कहना शुरू कर दिया और खुद को इसी नाम से संबोधित करने लगे। इस बीच यह जानना भी दिलचस्प है कि कांग्रेस द्वारा लंबे समय तक दलितों को नजरअंदाज किया गया था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि जो कांग्रेस थे वे जो कट्टर हिंदू सनातन पंथी थे, जो सवर्ण हिंदू थे, उनसे वे लोग डरे हुए थे और यही वजह थी कि कांग्रेस काफी लंबे समय तक उन लोगों ने दलितों को नजरअंदाज किया। लेकिन गांधी जी इस सब बात से काफी आहत थे। उनका हमेशा यह मानना था कि बगैर सभी वर्गों को मिलाए हुए हम देश की आजादी की कल्पना नहीं कर सकते। यह जो छुआछूत है यह हिंदू धर्म की एक बुराई है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि गांधी जी ने ऐसे दलितों को, ऐसे अछूतों को, ऐसे उत्पीड़ित लोगों के लिए एक नया नाम दिया और इन लोगों को हरिजन कहकर संबोधित किया। यह हरिजन शब्द गांधी जी का दिया हुआ था और उनका मानना था कि ऐसे नाम देने से उन सबों में भी एक नई भावना का संचार होगा। इन सब के अलावा महात्मा गांधी ने और भी कई प्रयास किए।
उन्होंने जो मैला ढोने की व्यवस्था थी उसको चुनौती देने के लिए खुद से शौचालय साफ करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वे लगातार लोगों के बीच जाते और उन्हें समझाते थे कि हमें अछूत या फिर जो भेदभाव है इसको जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम लोग एकता की शक्ति में विश्वास नहीं करेंगे और जब तक एक साथ मिलकर इस अंग्रेज के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तब तक हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है। लेकिन जो दलित के नेता थे उनका कुछ अलग मत था, उनकी कुछ अलग राय थी। उनका मानना था कि समाज में जो हमारी अपंगता है, जो समाज में हम नीचे जा चुके हैं, यह राजनीति में अपनी भागीदारी निभाने से ही दूर हो सकती है। यही वजह थी कि दलितों द्वारा कुछ अलग प्रयास किए गए और संस्थाओं और चुनावों में उन लोगों ने आरक्षण की मांग रखी। उन लोगों का यह कहना था कि जो विधायी परिषद के चुनाव होते हैं उसमें कुछ सीट उन लोगों के लिए आरक्षित किए जाए और साथ ही जो स्कूल है, जो कॉलेज है, जो प्रमुख संस्थान है, उसमें भी उन लोगों को आरक्षण दिया जाए। और कुछ यही वजह रही थी कि भले ही महात्मा गांधी के विचार काफी सही थे, दलितों के लिए वो बहुत कुछ करना भी चाहते थे, लेकिन आंदोलन में दलितों की काफी सीमित हिस्सेदारी रही, क्योंकि दलित नेताओं द्वारा उनके राह अलग हो चुके थे। इन सब के बीच एक और नाम आता है, वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अंबेडकर ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की। महात्मा गांधी से इनका विवाद हुआ था और विवाद की वजह अगर हम जानना चाहें तो वहां था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग। दूसरा जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो वहां पर B.R. अम्बेडकर ने दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग रख दी थी। यानी कि इसके तहत जो भी दलित क्षेत्र थे, जहां पर की अधिकतर जनसंख्या दलित थी, वहां पर 2 प्रतिनिधि होने थे। वहां पर 2-2 सीटों के लिए चुनाव होना था। एक तो जनरल सीट का चुनाव होना ही था और साथ ही एक सीट जो दलितों के लिए होना था, वहां पर कैंडिडेट भी दलित होते और वहां पर वोटर भी दलित होते। B.R. अम्बेडकर ने ऐसी मांग दूसरे गोलमेज सम्मेलन में रखी थी और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इनकी यह मांग मान ली भी गई। लेकिन इससे महात्मा गांधी काफी ज्यादा नाराज हुए, उनसे उनका काफी ज्यादा विवाद हुआ। महात्मा गांधी को लगा कि ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को भले ही मान लिया हो, लेकिन इससे हम दलितों को मुख्य धारा में कभी नहीं ला पाएंगे। इसके उलट जो दलित हैं, जो हमारे हरिजन भाई हैं, वो सदैव हमसे दूर होते चले जाएंगे। और यही वजह रही थी कि अंग्रेजों द्वारा इस मांग को समर्थन मिलने के बाद भी महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया। महात्मा गांधी इस आमरण अनशन के बाद B.R. अम्बेडकर से उनका एक समझौता होता है, जिसे कि पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। सितंबर 1931 में हुआ यह समझौता पूना पैक्ट के नाम से जाना गया, जिसमें कि महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर ने साथ बैठकर कुछ ऐसे मुद्दों पर हल निकाला जिससे कि उन दोनों का विवाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन से ही शुरू हो चुका था। इसमें B.R. अम्बेडकर ने यह मांग रखी कि भले ही उन्हें अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचिका नहीं मिले, लेकिन फिर भी निर्वाचन क्षेत्र में उसके लिए सीट्स आरक्षित रहे। और यही वजह रही कि विधायी परिषद में जो उसकी सेंट्रल कमेटी थी, जो उसकी स्टेट कमेटी थी, दोनों जगह, यानी कि राज्य परिषद में भी और केंद्रीय परिषद में भी, दोनों जगह की विधायी परिषदों में जो चुनाव होने थे उसमें दलितों के लिए, उसमें हरिजनों के लिए कुछ सीट आरक्षित रखे गए, लेकिन उसका निर्वाचन सामान्य क्षेत्र से ही होना था। यहाँ पर एक चीज मैं फिर से समझा देना चाहूंगा, क्योंकि इसको लेकर छात्रों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। B.R. अम्बेडकर ने जो पहले मांग रखी थी वह पृथक निर्वाचिका का था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई क्षेत्र है, वहां पर दलित बहुत ज्यादा संख्या में है, तो वहां पर एक सामान्य प्रतिनिधि तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ एक दलित प्रतिनिधि भी होगा। यानी कि वहां पर 2-2 सीटों के लिए चुनाव होगा। एक सीट जिस पर कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, जिसके लिए सभी मतदाता वोट करेंगे, और दूसरा ऐसा सीट जिस पर कि सिर्फ और सिर्फ दलित ही खड़े होंगे और उनके वोटर्स जो है वो भी सिर्फ दलित ही होंगे। लेकिन जब बात हम आरक्षित सीट की करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस पूरे क्षेत्र में कैंडिडेट जो है वो सिर्फ दलित ही हो सकता है, लेकिन वहां का जो वोट है वहां के सारे लोग मिलकर करेंगे। इन सब के अलावा एक और वर्ग ऐसा था जो कि पूरे आंदोलन से या कांग्रेस से खुद को बहुत बाद तक अलग थलग महसूस करता रहा, और यह था उस समय का मुस्लिम वर्ग। जब असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था तो इससे इन लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन चूंकि यह पूरा आंदोलन शांत पड़ गया, इसीलिए मुस्लिमों में कांग्रेस के प्रति और ऐसे आंदोलन के प्रति काफी नाराजगी थी और इसके प्रति उनमें कोई उत्साह नहीं था। इसके अलावा एक और जो बड़ी वजह थी वह यह कि कांग्रेस का हिंदूवादी संगठनों से जुड़ाव था। इस वजह से भी जो मुस्लिम संगठन थे और जो मुस्लिम लोग थे वो लगातार ही कांग्रेस से दूरी बनाते जा रहे थे।
इन सब के अलावा ऐसा भी दौर आया जब हिंदू और मुस्लिम के बीच टकराव बढ़ता चला गया और अंततः कई सारे सांप्रदायिक टकराव हुए और कई शहरों को बड़े बड़े दंगों की आग में झुलसना पड़ा था। इन सब से आहत होकर एक बार फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने आप में गठबंधन करने की कोशिश की। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के गठबंधन का प्रयास किया गया। 1927 तक ऐसा लगा कि यह संभव भी है। इस बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ और डिमांड्स, अपने कुछ और मांग सबके सामने रखे, जिसमें कि आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचिका और आरक्षित सीट की मांग थी। मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि हमारी जहां बहुल आबादी है वहां हमें आरक्षित सीटें मिले, उसके अलावा जितनी हमारी आबादी है उसके हिसाब से हमें प्रतिनिधित्व मिले और साथ ही साथ मुस्लिमों के लिए भी पृथक निर्वाचिका की मांग उन लोगों ने सामने रख दी। लेकिन इस बीच के जो हिंदूवादी नेता हुए थे, जैसा कि M.R. जायकर, उन्होंने समझौते के लिए ऐसे जो सभी प्रयास किए जा रहे थे इनका खुलकर विरोध किया। उनका कहना था कि ऐसे करने से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अपने समाज से और कटते चले जाएंगे। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था तो उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का पूरा माहौल बना हुआ था। कई लोगों को लगता था कि ऐसे में दोनों गुटों के बीच, दोनों समुदायों के बीच खाई बढ़ती चली जाएगी। कई लोग इस बात को लेकर भी डर रहे थे, क्योंकि जो बहुसंख्यक हिंदू थे उनके बीच जो अल्पसंख्यक मुस्लिम है उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी और आखिरकार बहुत बाद तक ऐसा संदेह, ऐसा भय दोनों पक्ष की तरफ से व्याप्त रहा था। जहां एक और महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह के प्रयासों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, वे अहिंसक आंदोलन की बात कर रहे थे, वहीं कई ऐसे युवा क्रांतिकारी भी थे जिनका मानना था कि भारत की आज़ादी अहिंसा से नहीं आ सकती, हमें अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर लड़ना होगा। इसी सबके बीच 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बड़ी बैठक होती है, जिसमें कि HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की जाती है। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। ऐसे कई क्रांतिकारियों ने लगातार ही जो सरकारी संपत्ति थी उसको निशाना बनाना शुरू किया। जो ब्रिटिश सत्ता के जो प्रतीक चिन्ह थे उस पर इन लोगों ने कई बार निशाना बनाया, कई बार अंग्रेज अधिकारियों से आमने सामने खुलकर लोहा लिया। और इस बीच 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में बम भी फेंका। उसी साल एक ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें कि लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। और इन सब के बाद एक ऐसा भी समय आया जब भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और महज 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति की आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। जब हम आधुनिक इतिहास की बात करते हैं तो उस दौर में भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद का विकास करना एक बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। इसमें कई चीज सम्मिलित हुए और कई चीजों का सहारा लिया गया। राष्ट्रवाद का तात्पर्य इस बात से है कि जो भी लोग हैं किसी देश के, वो खुद को एक दूसरे से जुड़ा हुआ समझे, वे खुद को उस देश का हिस्सा समझे और इस बात को समझे कि यह देश हमारा है और इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश की सुरक्षा के लिए हम सबों को एक साथ मिलकर तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रवाद का पहला बीज भारत में संयुक्त संघर्षों से पड़ा, यानी कि जो सामूहिक आंदोलन हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगने लग गया कि हाँ, हम सब एक हित के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग एक ही कारण के लिए लड़ रहे हैं, अतः हम सब इसी देश के हिस्से हैं और हम सबों को ऐसा ही आगे भी एकत्रित रहना चाहिए, अपनी एकता में विश्वास रखना चाहिए। इसके अलावा कई सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी हुई, जैसा कि हमने यूरोप के संदर्भ में देखा था, कुछ वैसे ही घटनाएं भारत में भी हुई। जब भी किसी देश की आस्था की हम बात करते हैं तो देश को किसी तस्वीर के रूप में अंकित करना, उसको किसी मूर्ति का, किसी मानव का स्वरूप देना हमेशा ही राष्ट्रवाद की भावना के लिए एक सफल प्रयोग रहा है। और यही वजह थी कि भारत के लिए भारत माता की छवि गढ़ी गई।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले भारत माँ की एक छवि बनाई और वही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे जिन्होंने आगे चलकर वंदे मातरम गीत भी लिखा। यह वंदे मातरम गीत जिसमें कि भारत माँ की उपासना की गई है, भारत माँ के गुणों का बखान किया गया है, यह गीत आगे चलकर राष्ट्रवाद का एक प्रबल प्रतीक बना, जिससे कि सभी राष्ट्रवादी लगातार ही जुड़ते चले गए। इन सब के अलावा अगर हम बात करें भारत माता की छवि की, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता की एक अलग छवि बनाई, जिसमें कि उसने भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में वर्णित किया था। इन सब के अलावा जैसा कि हमने इसके पहले भी देखा कि लोकगीत एवं लोक कथाएं किसी भी राष्ट्र के पुनर्जागरण में, किसी भी राष्ट्र के एकता का भाव विकसित करने में इन लोकगीत और लोक कथाओं का काफी ज्यादा योगदान रहा है। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे थे जो अशिक्षित थे, जिन तक नई साहित्य नहीं पहुंच पाई थी, उनमें एकता की भावना प्रबल करने के लिए ऐसे लोकगीत और लोक कथाओं का काफी सराहनीय योगदान रहा था। हम रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण लेंगे। उन्होंने ऐसे पूरे प्रयासों का, ऐसे सभी आंदोलनों का खुलकर नेतृत्व किया और आखिरकार जनमानस में एक ऐसी भावना, एक ऐसी चेतना का उन्होंने विकास किया कि सब लोग अपने आप को एकजुट समझने लग गए। दक्षिण भारत में भी मद्रास के जो नटेशा शास्त्री थे, उन्होंने द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम से 4 खंडों का एक पूरा साहित्य ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसमें कि ऐसे सभी लोक कथाओं को सम्मिलित किया गया था। जैसे जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन आगे बढ़ते चले गए, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए अन्य कई चिन्हों और प्रतीकों का सहारा लिया जाने लगा। इस बीच एक झंडे की भी परिकल्पना की गई। जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हो रहा था, तो वहां एक तिरंगे झंडे का डिजाइन तैयार किया गया, जिसमें कि हरा, पीला और लाल रंग था। इसके साथ ही इसमें कमल के 8 फूल थे, जो उस समय भारत के 8 प्रांतों को दर्शाते थे। इसके अलावा उसमें एक अर्धचंद्र भी था, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना। इसके बाद तिरंगे के स्वरूप में कुछ और बदलाव आए। 1921 तक गांधी जी ने एक स्वराज का झंडा तैयार किया। इसके 3 रंग जो थे वह था सफेद, हरा और लाल, और इस तिरंगे झंडे के बीच में एक गांधीवादी चरखा डाला गया, जो कि स्वावलंबन का प्रतीक था। और ऐसे झंडे लेकर चलना किसी जुलूस में, इसका मतलब ही था कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ हैं। इन सब के अलावा जो एक और बहुत बड़ा प्रयास किया गया, वह था प्राचीन भारतीय इतिहास का गौरवगान। इस बात पर विशेष बल दिया गया कि जो भारत की सभ्यता थी, जो भारत की संस्कृति थी, वह इतिहास में बहुत गौरवपूर्ण थी, बहुत विराट, बहुत विशाल थी। यहाँ का धर्म, यहाँ का कथा, यहाँ का शिल्प, यहाँ का व्यापार, यहाँ की चिकित्सा की पद्धति, यहाँ का अर्थशास्त्र, यहाँ का नीति शास्त्र, यह सब बहुत बड़ा था, बहुत गौरवमयी था। लेकिन इसके बाद पतन का समय आया और हम लोग गुलाम हो गए। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों में इस बात की भावना भरी गई कि आज भले ही हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, आज भले ही हमारे पास कुछ नहीं है, आज भले ही हम गरीब हैं, लेकिन एक दौर ऐसा था जबकि हम पूरे विश्व में सबसे आगे थे, पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और हम विश्व गुरु बनने के स्थिति में थे। लोगों ने इस बात को समझा और इस बात को लेकर आगे बढ़े कि यदि हम उस विशाल गौरव, उस अतीत के हिस्से हैं, तो आगे भी इस दास्तान से हम लोग मुक्ति पा लेंगे और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देंगे। लेकिन इसकी भी अपनी एक हानि थी। जिन प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस इतिहास का गौरवगान किया जा रहा था, कुछ लोगों को लगा कि वो इतिहास भारत का इतिहास नहीं, बल्कि वह इतिहास हिंदुओं का इतिहास है। और कई लोग इस पूरे इतिहास से अपने आप को अलग थलग करते चले गए। भारत में राष्ट्रवाद, इस अध्याय का आखिरी पड़ाव है और हम इसके निष्कर्ष की चर्चा करेंगे। हमारे पास मुख्य रूप से 5 बिंदु निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहला यह कि अंग्रेज के खिलाफ बढ़ता गुस्सा और शाहजहां स्वतंत्रता संघर्ष। कहीं न कहीं जो अंग्रेज थे, उसकी दमनकारी नीतियां बढ़ती चली जा रही थी और लोगों के मन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा भर चुका था और कई सारे लोग एकजुट होकर अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर चुके थे। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, वो है गांधी जी द्वारा एकता का प्रयास। गांधी जी को हमेशा ऐसा लगता रहा कि जब तक पूरा देश एक साथ नहीं आएगा, हमें स्वतंत्रता या फिर हमें आजादी नहीं मिल सकती। इसीलिए वे लगातार ऐसी कोशिश करते रहे कि पूरे भारत में एकता बनी रहे। लेकिन इस बीच क्या होता है कि विभिन्न वर्गों की विभिन्न अपेक्षाएं और व्याख्याएं, जैसा कि हम सबों को पता है कि समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, उनके पास अलग अलग कारोबार होता है, तो इन सभी लोगों के लिए आजादी का अलग अलग मतलब था। कई बार ऐसा होता था कि एक के लिए जो कुछ अच्छा था, दूसरे के लिए बुरा हो जा रहा था और इस वजह से सबकी अपेक्षाएं अलग अलग थी और सबकी व्याख्याएं भी अपनी आजादी को लेकर एकदम अलग अलग थी। लेकिन सामंजस्य के प्रयास और आंदोलन में बिखराव, लेकिन इन सब के बाद भी कांग्रेस लगातार सामंजस्य के लिए प्रयास करती रही।
यानी कि वो चाहती थी कि हम सबों को मिलाकर चले, लेकिन हर बार ऐसा होता आया कि जब एक कोई गुट काफी नजदीक आता था, दूसरा गुट आंदोलन से छिटक कर दूर चला जाता था। और कई बार ऐसा हुआ जब आंदोलन अपने चरम पर था, आंदोलन के भीतर ही कई बार बिखराव होते चले गए। लेकिन यदि हम आखिरी कंक्लूजन में पहुंचे, इस पूरे चैप्टर में आखिरी पॉइंट को ढूंढना चाहें, वह यह था कि एक नए राष्ट्र का उभार हो रहा था, जो कि औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाले आवाजों का पुंज था। भले ही कई लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं थी, भले ही कई लोगों का अलग अलग मत था, भले ही अलग लोगों की अलग अलग समझ थी, लेकिन अंततोगत्वा वे एक ऐसा देश चाहते थे जो कि अंग्रेजी शासन से आजाद हो, और वे सब मिलकर अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके थे। इस तरह भारत में एक नए राष्ट्रवाद का उदय हुआ और भारत में जो आजादी की लड़ाई थी वह एकदम रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इसमें ब्रिटेन की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी। ब्रिटेन ने भारतीयों की मदद मांगने के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, लेकिन क्रिप्स मिशन पूरी तरह असफल रहा। दूसरे विश्व युद्ध के प्रभावों की अगर बात करें तो इससे भारत में काफ़ी असंतोष था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया और 8 अगस्त 1942 को बंबई में जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का बैठक हुआ तो उसमें इस प्रस्ताव का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया। इसके बाद भारत में आज़ादी के लिए एक बिल्कुल नया आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि जो भारतीय थे वो ब्रिटिश से अब पूरी मुक्ति चाहते थे। वे चाहते थे कि वे लोग भारत छोड़कर जल्द से जल्द वापस ब्रिटेन चले जाएं। महात्मा गांधी ने इसे बीच करो या मरो का नारा दिया और उनके आह्वान पर कई सारे लोग इस पूरे संग्राम में कूद पड़े थे। यह आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें छात्र, मजदूर, किसान जैसे कई सामान्य लोग भी पूरी तत्परता से जुटे हुए थे। कई बड़े नेताओं का भी समर्थन इस पूरे आंदोलन को प्राप्त हुआ और उनकी बड़ी भागीदारी रही थी, जिसमें कि जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े नाम शामिल थे। इसके अलावा यदि महिलाओं की हम बात करें तो बंगाल से मातांगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी की भी काफ़ी शानदार भूमिका रही थी। इस पूरे आंदोलन को समाप्त करने में, इस पूरे आंदोलन को कुचलने में ब्रिटिश सरकार को 1 साल से भी अधिक का समय लगा था।